ये वो चैप्टर है जो बच्चों को करता है बहुत ही परेशान। लेंदी चैप्टर, महत्वपूर्ण शब्दावलियों से भरा हुआ, भावार्थ मुश्किल भरे। नाम है इस चैप्टर का शासक और इतिवृत्त। यहाँ पर हम इस चैप्टर को 2 वीडियो में पूरा करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 1 वीडियो। बहुत मुश्किल है इस चैप्टर को एक आसान शब्दों में पिरोना, और मैं यहाँ पर बहुत मेहनत हुई है, और इस मेहनत के दम पर मैंने इस चैप्टर को बहुत आसानी से यहाँ पर इसे आपके सामने प्रस्तुत यहाँ पर कर रहा हूँ। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो में बने रहना, और ये आपके लिए है, और मेहनत जो की जा रही है ये सब आपके लिए हो रही है। तो प्लीज़ बने रहिए और आसानी से समझ में आएगा ये चैप्टर। मुगल शासक और उनका साम्राज्य। जी हाँ, चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है। क्या कुछ पढ़ना है इस चैप्टर में, पहले वो मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपको और क्लियर कट हो जाए कि है क्या इस वीडियो में। इतिवृत्त, एक्चुअली चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। तो शासक तो हमें एक तरह से पढ़ना ही है, फिर इतिवृत्तों की बात आती है। ये चैप्टर केवल 2 चीज़ों की बात करता है, बेसिकली 2 चीज़ों की बात करता है, शासक और इतिवृत्त। बट शासक को हम अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे और इतिवृत्त हम अलग कैटेगरी में पढ़ेंगे। पूरा जो चैप्टर है वो इतिवृत्त और शासक को लेकर ही है। इतिवृत्त के अंतर्गत हम इतनी सारी बातों को पढ़ेंगे। एक महत्वपूर्ण स्रोत, उद्देश्य, लेखक, भाषा, शीर्षक, किस रूप में, दरबार, आदर्श राज्य, शासन और विदेशी संबंध। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो यहीं तक पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 वीडियो का हिस्सा है। ये पार्ट हमारा 2 वीडियो का हिस्सा है। यहाँ तक हम इसे ख़त्म करेंगे। मैंने क्या कहा, चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। तो चैप्टर बेसिकली कितनी बातों को लेकर है, शासक और इतिवृत्त को लेकर। देखिए, इतिवृत्त ही पूरा डिफाइन मैंने यहाँ पर कर दिया कि इतिवृत्त में ये सब चीज़ें आती हैं। एक महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, उद्देश्य क्या है, लेखक क्या है, भाषा, शीर्षक, किस रूप में। यहाँ तक हम पार्ट 1 वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे मुग़ल शासकों की, क्योंकि चैप्टर ही मुग़ल शासकों से संबंधित है। तो क्या है कहानी, एक्चुअली में मुग़ल नाम की उत्पत्ति मंगोल शब्द से हुई है। ये जो मुग़ल शब्द हम बोल रहे हैं ना, शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मंगोल शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। मंगोल शब्द से। और पहला जो मुग़ल शासक था उसका नाम क्या था, पहला मुग़ल शासक का नाम था बाबर। उसके बाद आता है हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, और फिर उसके बाद शाहजहां और औरंगजेब। ये प्रमुख शासक रहे। इसके बाद भी शासक रहे। औरंगजेब के बाद भी 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी। इसके बाद भी शासक रहे, लेकिन इन शासकों को योग्य शासक माना गया है। अच्छा, और बात करते हैं इस मुग़ल शासकों के बारे में। मैंने कहा मुग़ल नाम की जो उत्पत्ति हुई है वो मंगोल शब्द से हुई है। किससे हुई है? मंगोल शब्द से हुई है। और पहला मुग़ल शासक कौन था? बाबर था। पहला मुग़ल शासक क्या था? बाबर था। अच्छा, ये मंगोल, एक्चुअली इनको मुग़ल क्यों कहा गया? मुग़ल, ये शब्द आया कहाँ से? ये मुग़ल शब्द आया कहाँ से? एक्चुअली मुग़ल शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 16वीं शताब्दी से शुरू हुआ है। यूरोपियों ने किया था। किसने किया था? इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यूरोपियों ने किया था। 16वीं शताब्दी की बात है ये। ओके, किसकी बात है? 16वीं शताब्दी की बात है। अच्छा, बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर एक्चुअली में पहले मध्य एशिया में रहता था, फरगाना। लेकिन मध्य एशिया में इसके प्रतिद्वंदी थे उज़्बेक। कौन थे? उज़्बेक बाबर के कौन थे? प्रतिद्वंदी थे। और इन्हीं उज़्बेकों ने बाबर को मध्य एशिया यानी कि फरगाना से क्या कर दिया था? भगा दिया था। फरगाना से क्या कर दिया? भगा दिया। उसके बाद बाबर ने अपने आप को काबुल में क्या किया? स्थापित किया। कहाँ स्थापित किया? काबुल में स्थापित किया। एंड 1526 की बात होती है जब बाबर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आगे बढ़ा, और यहीं से शुरुआत होती है भारत में मुग़ल वंश की, भारतीय उपमहाद्वीप में। फिर उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के बारे में 2 बातें विशेष रूप से ध्यान देनी है।
कि हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन शेर शाह सूर से हुमायूं क्या हो गया था, पराजित हो गया था। शेर शाह सूर अफगान नेता जिससे नसीरुद्दीन हुमायूं पराजित हो गया। लेकिन 1555 में 1555 की बात थी, हुमायूं ने सूरों को क्या किया, पराजित किया था और फिर से क्या बन गया, मुगल शासक बन गया। लेकिन एक वर्ष बाद ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। फिर आता है जलालुद्दीन अकबर। जलालुद्दीन अकबर 1556, इसका सन बताना जरूरी है। 1556 से लेकर 1605 ये है अकबर का पूरा समयकाल, राजवर्ष। ओके, अकबर एक्चुअली जाना जाता है किस लिए, महानतम सम्राटों में से एक, मुगल बादशाहों में सबसे महानतम सम्राट था अकबर का जो साम्राज्य था ना, अकबर ने अपने साम्राज्य को विशाल तो बनाया ही, विशाल बनाया है, मजबूत भी बनाया और समृद्धि बनाया। तीन चीज़ें थी यहाँ पर, विशाल बनाया, जी हाँ, बहुत बड़े लेवल तक फैलाया था, और मजबूत भी बनाया, दृढ़तम बनाया। इसके अलावा रिचनेस भी लाई गई, समृद्धता भी थी। ओके, इसके अलावा और क्या बात करते हैं अकबर के बारे में हम। अकबर ने अपने जो साम्राज्य का विस्तार था वो हिंदू कुश पर्वत तक फैलाया। बात तो हुमायूं की भी है, उसने भी साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, लेकिन अकबर ने तो हिंदू कुश पर्वत तक ही फैला दिया। आगे पढ़ेंगे ये हिंदू कुश पर्वत कहाँ तक था। सफावियों और उज्बैकों की विस्तारवादी योजनाओं पर भी इसने क्या लगा दी, लगाम लगाई। जी हाँ, मध्य एशिया से सफावी और उज्बैक उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की ओर अपनी योजना बना रहे थे आने की, लेकिन अकबर ने इस पर क्या लगा दी, लगाम लगा दी। क्या लगा दी, लगाम लगा दी। याद रखना, ये सफावी कहाँ के थे, ईरान के थे। कहाँ के थे ये, ईरान के थे। और ये उज्बैक वही हैं जिन्होंने बाबर को फरगाना से क्या कर दिया था, भगा दिया था। तो ये थे मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे, मध्य एशिया, तुरान जिन्हें कहा गया। इसके बाद अगर हम अकबर की बात करें, उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये इन्होंने साम्राज्य को संभाला, और ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व वाले बहुत ही योग्य उत्तराधिकारी थे। एनसीईआरटी बुक के अनुसार जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, इन्होंने भी क्षेत्रीय विस्तार का कार्य आगे बढ़ाया, लेकिन उतनी तेजी से नहीं, धीमी गति से, जितनी तेजी से हुमायूं ने फैलाया था, अकबर ने। इसके अलावा अगर हम बात करें, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल राजवंश की ताकत क्या हो गई थी, घट गई थी। मुगल राजवंश की ताकत क्या होने लगी, घटने लगी, क्योंकि दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे अगर हम जैसे जो अलग ये राजधानी नगर थे, इनसे अलावा भी भारत में कुछ क्षेत्रीय शक्तियां भी पनपने लगी थी। क्षेत्रीय शक्तियां भी क्या होने लगी थी, पनपने लगी थी। 1857 की बात थी, जब भारत में क्रांति हुई, 1857 वाली क्रांति। और उस 1857 वाली क्रांति के बाद हुआ क्या, अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को क्या कर दिया, गद्दी से उतारा और रंगून की जेल में भेज दिया। कहाँ भेज दिया, रंगून की जेल में भेज दिया। चलो ठीक है, 1857 की क्रांति हुई, लेकिन ये बंदा बहादुर शाह जफर द्वितीय, ये अंग्रेजों ने रंगून की जेल में क्यों भेज दिया। दरअसल 1857 की विद्रोह, ये जो क्रांति हुई थी, ऑब्वियस बात है, इस क्रांति में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने भी क्या दिया था, विद्रोहियों का समर्थन दिया था। तो ऑब्वियस बात है, फिर उसके बाद तो सबक तो सिखाना ही था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय जो थे वो अंतिम मुगल बादशाह थे। अकबर के बारे में कुछ बातें एक साथ, क्योंकि क्वेश्चन बनता है जी अकबर को लेकर। अकबर सुलह कुल की नीति अपनाई थी, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था। अकबर ने 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, और 1564 में जजिया को भी क्या कर दिया, इसने समाप्त कर दिया। अच्छा, बात हो रही है सुलह कुल की, तो यहाँ से इसका मतलब आप निकाल सकते हो, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, ऑब्वियस बात है ये किसी विशेष संप्रदाय से संबंधित कर था, और जजिया भी था, तो गैर मुसलमानों पर लगने वाला ये टैक्स था जजिया।
तो सुलह कुल ऑब्वियस बात है, सुलह शब्द से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर सामंजस्य की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सामंजस्य की बात हो रही है। किसके सामंजस्य की बात हो रही है? शासन के अंतर्गत रहने वाले अलग अलग जातिगत और धार्मिक समूहों के बीच ये सामंजस्य बनाए रखना था। तो अकबर ने ये नीति अपनाई थी। आगरा के किले का निर्माण भी किसने करवाया था? अकबर ने ही करवाया था। फतेहपुर सिकरी में नई राजधानी किसने बनवाई? अकबर ने ही बनवाई। झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत भी किसने करी थी? अकबर ने ही की थी। और मनसब प्रथा की शुरुआत भी किसने करी? मनसबदारी प्रथा, इसकी शुरुआत भी किसने करी थी? अकबर ने ही करी। और 1595 में कंधार को जीतना, जिसकी मैं बात कर रहा था ना अभी, हिंदुकुश पर्वत तक साम्राज्य का व्यापक रूप से विस्तार किया अकबर ने, तो ये उसी का उदाहरण है कि कंधार को भी जीत लिया गया। अफगानिस्तान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अफगानिस्तान की बात हो रही है कि कंधार को भी जीता गया। कब जीता गया? 1595 में जीता गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चों। तो ये बातें हुई अकबर के बारे में सारांश में। आगे बढ़ते हैं, क्या है खास। मैंने कहा चैप्टर का नाम है शासक और इतिवृत्त। एक ओर से शासक पढ़ना है, दूसरी ओर से इतिवृत्त के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर बात होगी अब इतिवृत्त। पूरा चैप्टर अब यहीं से खत्म होगा, इतिवृत्तों से ही खत्म होने वाला है। इतिवृत्तों से ही खत्म होने वाला है। बड़ी मुश्किल में डालता है ये चैप्टर बच्चों को, मैं पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसकी 2 वीडियो की। तो ये जो पहली वीडियो हमारी यहीं तक ख़त्म हो रही है, इसके बाद हम इसको सेकंड वीडियो में बताएंगे, इस वाले पार्ट को। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देना, चैप्टर में है क्या आपका? चैप्टर में बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चैप्टर में बस यही बातें हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आइए, आप कहोगे यार सर पांडुलिपि तो आपने बताया नहीं। लो जी, पांडुलिपि भी आ गई, यही था ना चैप्टर में। तो सब कुछ इतिवृत्तों से ही मिला जुला जो है। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में। इतिवृत्त एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में माने जाते हैं। जी हाँ, किसके बारे में? एक्चुअली में मुगल शासकों द्वारा मुगल साम्राज्य और उनके दरबार की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिवृत्त। याद रखना, मुगल साम्राज्य और उनके दरबार की, एक्चुअली में मुगल शासकों के बारे में पता कैसे करते हैं? मुगल शासकों के बारे में इतना पता कैसे चलता है हमें? ये पता चलता है इतिवृत्तों से। उनके दरबार के बारे में हमें कैसे पता चलता है? आज मुगल दरबार से संबंधित बहुत सारी नाटकों में भी आपने देखा होगा, यहाँ तक कि जो हंसाने वाले धारावाहिक हैं वहाँ भी इस तरह से बातें वहाँ पर चित्रण किया जाता है इन सब चीज़ों का। तो बखूबी ये सब बातें हुई हैं, इतिवृत्तों से ही पता चली हैं। तो आज यदि हम मुगल शासकों के बारे में कुछ पढ़ते हैं तो उसमें इतिवृत्तों का ही रोल है, इतिवृत्तों का ही रोल है। लेकिन ये इतिवृत्त है क्या? ये इतिवृत्त है क्या? वास्तव में समझने बात है, ये इतिवृत्त है क्या? दीज आर द क्रॉनिकल्स। पहली बात तो ये बात कर रहे हैं कि इतिहास ही हैं। ये क्या है? इतिहास। अब ये समझ लीजिए कि मुगल शासकों को उस समय थोड़ा सा समझ आ गई थी कि यार इतिहास लिखना कितना ज़रूरी होता है, इतिहास लिखना कितना ज़रूरी होता है। दरअसल ये शब्द भी, ये जो इतिवृत्त शब्द है जिसको इंग्लिश में क्रॉनिकल्स कहते हैं, ये शब्द भी अंग्रेजों ने दिया था। ये जो अंग्रेजी में लिखने वाले जो आधुनिक इतिहासकार थे, उन्होंने इसे ये इस नाम से इसको पहचान दिलाई, क्रॉनिकल्स और इतिवृत्त के नाम से इसको पुकारा। याद रखना, अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने क्या नाम दिया इसको? इतिवृत्त, यानी कि क्रॉनिकल्स नाम दिया। क्या नाम दिया? क्रॉनिकल्स नाम दिया। ओके, मुगल शासक ये कहते थे, ये मानते भी थे कि उन्हें ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है इस विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल, भारतीय उपमहाद्वीप बहुत बड़ा, इसमें कोई शक नहीं, विशाल था। और यहाँ पर हेटरोजीनियस सोसाइटी थी, यानी कि यहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग रहते थे, विजातीय जनता थी। तो इस पर यदि शासन करना है तो ऑब्वियस बात है कुछ तो बातें ऐसी पारलौकिक वाली करनी पड़ेंगी। तो ऐसे में मुगल शासक भी यही कहते थे कि उनको ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है इस विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए। तो ऐसी जो सोच थी ना, इस सोच को यदि धरातल तक लाना है और इसको सही सिद्ध करना है तो लेखन तो होना चाहिए। बिना साहित्य के, बिना लेखन के हम अपने विचारों को पुष्टि नहीं कर सकते हैं या उनको एक धरातल पर नहीं ला सकते हैं। तो उसी का एक माध्यम होता है इतिहास लेखन। इस चीज़ में मुगल शासक आगे निकल गए और यही वजह है कि आज हमारे इतिहास की पुस्तकों में मुगल वंश के बारे में हम पढ़ते हैं। नहीं तो अन्य क्षेत्रीय शक्तियों की तरह ये भी हमारे किताबों से दूर हो जाते।
इतिव्रत। इतिव्रत के बारे में मैंने कहा सबसे पहले हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में। जी हाँ, किस बारे में महत्वपूर्ण स्रोत है ये? मुगल साम्राज्य के बारे में और उनके दरबार की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है इतिव्रत। ओके, ठीक है। ये मुगल राज्य की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में हमें तथ्यात्मक क्या करते हैं, सूचनाएं देते हैं। सूचनाओं का खजाना है इतिव्रत। तो उद्देश्य क्या था इनका? उद्देश्य को मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरी में बांटा है। वेरी इजी। प्रबुद्ध राज्य का दर्शन। प्रबुद्ध राज्य का दर्शन एक्चुअली में इतिव्रत लिखने का उद्देश्य मुगल साम्राज्य के तहत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन की प्रायोजना थी। प्रबुद्ध राज्य का दर्शन, इंटेलेक्चुअल स्टेट की बात हो रही है, समझदार बुद्धिमान राज्य, यह सिद्ध करना था मुगल साम्राज्य को। इसके अलावा विरोधी की बात हो रही है। कहने का मतलब क्या है? जो भी मुगल शासन का विरोध किया करते थे उन लोगों को यह बताने के लिए भी था कि उनके सारे विरोधों का असफल होना निश्चित है। मैंने आपसे पहली बात कह दी, यदि आप कह रहे हो कि आपको ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है, मुगल शासक ये मानते थे ना, मुगल शासक ये मानते थे कि ये विशाल और विजातीय जो जनता है उस पर शासन करने के लिए उन्हें ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। ये आपकी सोच है और आप इसे क्या करना चाहते हो, सही सिद्ध करना चाहते हो। तो ऑब्वियस बात है आपको ये क्या करना पड़ेगा, लेखन में लाना पड़ेगा, इसको लिखित में लाना पड़ेगा और इस तरीके से ये बात फिर प्रूफ में आ जाएगी, प्रूफ में आ जाएगी। तो उस जमाने में मुगल शासन के समय ऐसा तो था नहीं कि मुगलों ने सभी राज्यों को जीत लिया था या उनका कोई विरोधी नहीं था। तो विरोधी थे, तो एक उद्देश्य ये भी था कि ऐसे विरोधियों को बताना कि उनके सारे विरोधों का एक दिन क्या हो जाएगा, वो असफल हो जाएगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पर हुए। तीसरा पॉइंट, एक और उद्देश्य था, शासक यह सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनके शासन का विवरण उनके पास उपलब्ध हो। जी हाँ, आने वाली पीढ़ी तक यदि इतिव्रत इस तरह से लेखन कला का विकास होते रहेगा, इस तरीके से इतिहास लिखा जाएगा हर शासक के बारे में, तो आने वाली पीढ़ियों तक वह इतिहास क्या होगा, उनके पास उपलब्ध रहेगा और भावी पीढ़ियां उससे अपनी योजनाएं बना सकती हैं, समझ विकसित होगी। तो ये 3 बड़े उद्देश्य थे इतिव्रत लिखने के। प्रबुद्ध राज्य का दर्शन यह सिद्ध करना, विरोधियों को दिखाना कि उनका जो विरोध है वो असफल हो ही जाएगा और भावी पीढ़ियों के लिए एक क्या करना, विवरण उपलब्ध कराना। ये बातें थी। इसके बाद अगर हम लेखक की बात करें तो इतिव्रतों के जो लेखक थे वो कौन थे? दरबारी होते थे। वो दरबारी लेखक होते थे। कौन लेखक होते थे? दरबारी लेखक होते थे। इतिव्रतों के लेखक कौन होते थे? दरबारी लेखक होते थे। बात करें यदि भाषा की, तो भाषा में तो मुगल दरबारी इतिहास को फारसी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? फारसी भाषा में लिखा गया था। ये फारसी भाषा में अकबर ने, याद रखना यहाँ भी अकबर का नाम आता है, अकबर ने काफ़ी सोच समझकर फारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। तो दरबार की जो मुख्य भाषा फारसी बनी वो किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई थी। किसने बनवाई? अकबर ने बनवाई थी। तो बड़ी सोच समझ के बनाई, क्योंकि ईरान के साथ उसमें सांस्कृतिक और बौद्धिक संपर्क थे। तो इससे क्या हुआ, मुगल दरबार में ऐसे लोगों की संख्या भी बढ़ गई जो फारसी जानते थे, उनको उच्च पद दिए गए। धीरे धीरे भारत में प्रशासन में भी फारसी भाषा का इस्तेमाल होने लगा था। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि उर्दू सब जो भाषा की उत्पत्ति हुई है वो फारसी के साथ हिंदवी के मिलन से हुई है। हिंदवी प्लस फारसी, हिंदवी प्लस फारसी, इससे क्या बनी है? उर्दू बनी है। क्या बनी है? उर्दू बनी है। इसके अलावा अकबरनामा जैसे जो मुगल इतिहास है वो भी फारसी में ही लिखे गए हैं। वो भी कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? फारसी में। लेकिन यह पता होना चाहिए आपको कि बाबर का जो संस्मरण है, बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्योंकि उस समय मैंने बताया था अभी आपको कि अकबर ने फारसी को क्या बनाया था? दरबार की मुख्य भाषा बनाया था। तो बाबर ने तो नहीं बनवाई थी ना फारसी को, तो उस समय तुर्की ही चलती थी। तो बाबरनामा जो लिखी है
वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। हालांकि बाद में इसका फारसी में अनुवाद किया गया था। इसके अलावा महाभारत और रामायण जैसे जो संस्कृत ग्रंथ हैं, उनको भी मुगल बादशाहों ने क्या कराया था? फारसी में अनुवादन करवाया था। इसका भी फारसी में, किसका? महाभारत का, महाभारत और रामायण का, इनका भी अनुवाद हुआ था फारसी भाषा में। और रज्मनामा, रज्मनामा जो है वो महाभारत का फारसी अनुवाद है। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। और रज्मनामा का मतलब क्या होता है? युद्धों की पुस्तक। ओके, बात हुई क्लियर। तो बात थी भाषा की। अब बात करते हैं शीर्षक। ये शीर्षक में कुछ खास नहीं है, एक्चुअली हम बता रहे हैं इतिवृत्तों के कुछ एग्जाम्पल हमें बता दो। शीर्षक के अंतर्गत हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल बता दो इतिवृत्तों के। ओके, एग्जाम्पल बताएं। तो जैसे कि अकबरनामा इतिवृत्तों का एग्जाम्पल है। अकबरनामा, शाहजहांनामा, 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 आलमगीरनामा, कौन सा नामा? आलमगीरनामा। ये 3 हो गए जी शीर्षक के अंतर्गत, यानी कि एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं हम। अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा, ये 3 हो गए। ओके, आलमगीर तो पता ही होगा, औरंगजेब की पदवी थी, मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी थी आलमगीर। तो उन्हीं का इतिहास है इसमें, औरंगजेब का इतिहास, इन तीनों का इतिहास अलग अलग इतिवृत्तों में। ओके, अब बात करते हैं किस रूप में, किस रूप में। यहाँ है चैप्टर में कुछ खास। ये इतिवृत्त किस रूप में लिखे जाते थे? ये इतिवृत्त किस रूप में लिखे जाते थे? तो ये लिखे जाते थे पांडुलिपियों की। किस में लिखे जाते थे? पांडुलिपियों में। एक्चुअली में ये इतिवृत्त हाथ से लिखे जाते थे। किससे लिखे जाते थे? हाथ से लिखे जाते थे। ओके, तो इसलिए इनको पांडुलिपि कहा गया है, पांडुलिपियों की रचना। तो सभी जो पुस्तकें थी, मुगल साम्राज्य की सभी पुस्तकें पांडुलिपियों के रूप में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? पांडुलिपियों के रूप में लिखी गई थी, अर्थात वे हाथ से लिखी होती थी। कहाँ लिखी होती थी? पहले हम ये पढ़ेंगे कहाँ लिखी होती थी, क्या कोई तरीका था लिखने का, और कौन कौन से लोग इसमें लगे रहते थे। क्या एक ही व्यक्ति काम चला लेता था पूरे पांडुलिपियों की रचना में? जी नहीं, ऐसा नहीं होता था। कई सारे लोग काम करते थे, अनेक व्यक्ति इसमें काम पर लगे रहते थे। क्या इसमें चित्रों का भी इस्तेमाल होता था? जी हाँ, इसमें चित्रों का भी इस्तेमाल होता था, रंगीन चित्रों का भी इसमें इस्तेमाल किया गया था। तो बात करते हैं 4 टॉपिकों के बारे में इसमें। पहले हम बात करेंगे कहाँ ये पांडुलिपि की रचना कहाँ होती थी? किताब खाना में होती थी, जिसे पुस्तकालय भी कह सकते हैं। ये एक तरीके से लिपि घर था। लिपि घर का मतलब जहाँ पांडुलिपियों को इकट्ठा किया जाता था, संग्रह किया जाता था और नई पांडुलिपियों की क्या होती थी? रचना की जाती थी। पांडुलिपियों की रचना में अनेक व्यक्ति शामिल होते थे, जैसे बनाने वाले, कागज बनाने वाले ना, पांडुलिपियों के जो पन्ने तैयार करेंगे वो कागज बनाने वाले ही करेंगे। इसके अलावा सुलेखक जो पाठ की नकल तैयार करेंगे, खूबतगर जो होंगे वो पृष्ठों को चमकाने का काम करेंगे, चित्रकार ऑब्वियस बात है दृश्यों को चित्रित करेंगे, जिल्दसाज, जिल्दसाज क्या करेंगे? वो जो पन्ने हैं उन पन्नों को इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद एक उसका जो कवर है वो कवर तैयार करेंगे। ओके, किसका कवर? पांडुलिपियों का। तो ये 5 प्रकार के व्यक्ति इसमें शामिल होते थे, कागज बनाने वाले, सुलेखक, खूबतगर, चित्रकार और जिल्दसाज। ओके, किस तरह से लिखा जाता था? मैंने कहा हाथ से लिखा जाता था। तो हाथ से लिखने को क्या कहते थे? सुलेखन। क्या कहा जाता था? सुलेखन। हाथ से लिखने की कला को सुलेखन कहा जाता है। सुलेखन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुलेखन। एग्जाम्पल में अकबर की पसंदीदा शैली जो थी वो नस्तलिख थी। क्या थी? नस्तलिख शैली। अकबर की पसंदीदा शैली नस्तलिख शैली थी। नस्तलिख शैली के बारे में कुछ खास बातें। जी हाँ, ये तरल शैली में लिखी जाती थी, तरल लिक्विड फॉर्म में, और प्रवाही ढंग से लिखी जाती थी। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कोशिश की जा रही है, प्रवाही ढंग से लिखी जा रही है। और लिखी कैसे जाती थी? एक्चुअली ये 5 से 10 मिलीमीटर का जो ये लिखा है ना मैंने, 5 to 10 मिलीमीटर, इतनी मिलीमीटर की नोक वाली सरकंडे की कलम से लिखी जाती थी। किससे लिखी जाती थी?
कलम से लिखी जाती थी। ये नस्तलिक शैली के बारे में है। इसके अलावा क्या अभी हमने बताया था कि इसमें चित्रकार भी शामिल होता था। पांडुलिपियों की रचना में रंगीन चित्र बनाए जाते थे। तो रंगीन चित्रों को लेकर क्या बातें हैं खास, उसको पढ़ लेते हैं हम। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल होते थे। मुगल पांडुलिपियों की रचना में चित्रकार भी शामिल होते थे। और चित्र कितना सहयोग करता है पाठकों को समझाने में, ये तो आप बखूबी जानते होंगे। जो बातें लिखी हैं यदि वो चित्रों के द्वारा पाठकों के सामने आ जाए तो वो और भी स्थायी बन जाती हैं। वो अपना जो छाप है पाठकों के अंतर्गत के दिमाग में, वो एक बहुत बड़ी छाप, स्थायी छाप छोड़ देती है। तो मुगल बादशाह के शासन की घटनाओं का यहाँ पर चित्रित वर्णन किया जाता था। इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकला को या चित्रकारी को जादुई कला कहा था। क्या कहा था? जादुई कला कहा था। ओके। और ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो चित्र होते हैं वो पुस्तक की सुंदरता तो प्रदान करते हैं, पुस्तक को सुंदरता तो ये प्रदान कर ही देते हैं, साथ साथ ऐसे विचारों को भी वो सशक्त रूप से संप्रेषित कर सकते हैं जो लिखित द्वारा नहीं कही जा सकती। वो लेखन के द्वारा आप प्रकट नहीं कर सकते, वो जो चित्रों के द्वारा आप प्रकट कर सकते हो। तो पुस्तक की सुंदरता तो बनेगी ही, लेकिन साथ साथ कुछ ऐसी बातें जो लेखन द्वारा नहीं बताई जा सकती, वो चित्रों के द्वारा बताई जा सकती हैं। लघु चित्रों के बारे में। अच्छा, जादुई कला के बारे में कह रहा था कि इतिहासकार अबुल फजल ने चित्रकारी को क्या कहा था? जादुई कला कहा था। अबुल फजल का कहना था कि चित्रकारी जो है वो किसी निर्जीव वस्तु को भी इस रूप में प्रस्तुत कर सकती है कि जैसे उसमें जीवन हो। तो जादुई कला इसलिए अबुल फजल ने कहा क्योंकि ये निर्जीव वस्तु को क्या कर देती है? निर्जीव वस्तु को भी क्या कर देती है? जीवन प्रदान कर देती है। निर्जीव वस्तु को भी क्या प्रदान कर देती है? जीवन प्रदान कर देती है। और यही चीज़, चित्रकारिता की यही चीज़ मुगल शासकों उलेमाओं को पसंद नहीं आई। किसको पसंद नहीं आई? उलेमाओं को पसंद नहीं आई। इसीलिए चित्रों की रचना को लेकर मतभेद थे। क्या थे? मतभेद थे। किनके बीच में? शासक और उलेमाओं के बीच में। शासक और उलेमाओं के बीच में। किनके बीच में थे? शासक और उलेमाओं के बीच में। लेकिन समय के अच्छा, पहले हम उलेमाओं के विचार समझ लेते हैं। अब उलेमाओं का मानना था कि ये जो चित्रकारी का काम है ना, ये जो निर्जीव वस्तु को जीवित करने का ये जो काम है, ये काम किसका है? ये काम इनका नहीं है, ये काम चित्रकारों का नहीं है। या कहें मानव रूपों का जो चित्रण है, इस पर इस्लाम द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, क्योंकि इस तरीके से ये तो पैगंबर साहब का काम है ना, ये तो ईश्वर का काम है जी। ये काम किसका है? ये ईश्वर का काम है कि जीवित वस्तु का आप निर्जीव कर रहे हो, प्राण डाल रहे हो लोगों के अंदर। मानव रूपों को दर्शाना, ये सब काम किसका है? ईश्वर का है। मानव रूपों का चित्रण तो इस्लाम में प्रतिबंध है। इस्लाम में क्या है? प्रतिबंध है। तो उलेमाओं का जो तर्क था वो ये था कि कुरान में और हदीस में, कुरान और हदीस वो दोनों की बात करते थे, दोनों में ये मानव रूपों के चित्रण पर क्या है? प्रतिबंध किया गया है। इस्लाम द्वारा इनको प्रतिबंधित किया गया था। तो ऐसे में उलेमाओं द्वारा चित्रों की रचना का विरोध किया गया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जो शरिया है उसकी व्याख्याओं में परिवर्तन आया था, उसके इंटरप्रिटेशन में, समझाने के तरीके में, समझने के तरीके में परिवर्तन आया और इस तरीके से उसको उसकी व्याख्या की गई जिससे कि राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। मतलब जिससे कि पॉलिटिकल जो विल्स थी शासकों की वो मैच हो जाए। तो समय आने के साथ साथ शासकों ने स्वीकार ही कर लिया कि ऐसा नहीं है कि चित्र इस्लाम में प्रतिबंध है, तो चित्रों की रचना को वैध करार दे दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमारे सामने है कि मुग़ल दरबार और सफ़ावी राजा, जी हाँ सफ़ावी राजा, ईरान के सफ़ावी राजाओं ने
दरबार में जो उत्कृष्ट कलाकार थे उनको संरक्षण प्रदान कराया था या अपना संरक्षण प्रदान दिया था। जैसे हम बात करते हैं बेहजाद, सफावी दरबार की जो सांस्कृतिक प्रसिद्धि है उसको चारों ओर फैलाने में इस चित्रकार का बहुत बड़ा योगदान है। नाम क्या है इसका? बेहजाद। क्या नाम है? बेहजाद। ओके। मुगलकालीन भारत में ईरान से भी अनेक कलाकार आए थे। मुगलकालीन भारत में ईरान से भी क्या आए थे? अनेक कलाकार आए। कुछ कलाकारों को मुगल दरबार में लाया गया, जैसे मीर सैयद अली और अब्दुल समद। ये मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इनको हुमायूं के द्वारा लाया गया था, मीर सैयद अली और अब्दुल समद को। इसके अलावा अगर हम बात करें, जहांगीर के समय भी एक फेमस चित्रकार रहे अबुल हसन। कौन? अबुल हसन। तो ये बातें थी किसको लेकर? ये बातें थी पांडुलिपियों की रचना को लेकर। एवरीथिंग, जितनी बातें हो सकती थी पांडुलिपियों के बारे में, जितनी बातें यहाँ पर हमारी बुक में हैं, वो सब यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। इसके अलावा कुछ नहीं। पांडुलिपियों को लेकर, पांडुलिपियों की रचना कहाँ होती थी, कौन कौन से व्यक्ति इसमें शामिल होते थे, किस तरह से लिखा जाता था, रंगीन चित्रों को लेकर जो बातें थी, वो सभी बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दी। तो इस तरीके से हमारा ये जो पार्ट 1 वीडियो है ना, ये ख़त्म करते हैं हम इसको यहीं पर द एंड करते हैं, और पार्ट 2 वीडियो हम जल्दी लाएंगे इसमें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।